दक्षिण भारत में सबका रुझान है। दरअसल कि जो 400 पार का नारा दिया गया है, तो लग रहा है कि कहीं उत्तर भारत में अगर लग रहा हो कि यहाँ से डेंट मिलेगा, तो वो डेंट को जो है वो दक्षिण भारत में कवर किया जा सकता है। तो 129 सीटें सर, 2019 में यहाँ से 29 सीटें शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीजेपी को मिली थी, जिसमें 25 कर्नाटक से जी अकेली आई थी। और 2024 से लेकर और अब तक 80 दिनों की अगर हम बात करें शुरुआत में, तो 24 दिन दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सेंगोल से लेकर तमिल संगम तक ये सारा कार्यक्रम और पूरा दक्षिण भारत का किला भेदने के लिए हो रहा है। तो क्या सर इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? क्या इस बार जितना जोर साउथ में दिया जा रहा है, लग रहा है कि वो वोट पे कन्वर्ट होगा, नंबर उसमें आएंगे? देखिए, पिछले 10 साल में हमारे ट्रैकर्स में 3 राज्य ऐसे हैं जहां मोदी की पॉपुलैरिटी नेगेटिव रही है, जहां राहुल गांधी मोदी से ज़्यादा नंबर लेके आते रहे हैं। एक केरल, एक तमिलनाडु, तीसरा पंजाब। एक नॉर्थ का है और 2 साउथ के हैं। ठीक है, अब चूंकि हम दक्षिण की बात कर रहे हैं इसलिए हम पंजाब पे नहीं आएंगे, अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको। तो ये दोनों ही राज्य, जिसमें केरल ज़्यादा मैं गंभीर मानता हूँ, कारण उसका ये है कि आप दक्षिण में भाजपा नदारद है, ये आप तुलना कांग्रेस के रेफरेंस में करते हैं कि कांग्रेस दक्षिण में बड़ी पार्टी है और भाजपा नदारद है। ठीक है ना। मैं तमिलनाडु इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि तमिलनाडु में भी कांग्रेस उतनी ही बड़ी शून्य है जितनी बड़ी बीजेपी है। आज कांग्रेस डीएमके गठबंधन से कांग्रेस को हटा दीजिए तो खत्म। ठीक ना। तो इसलिए मैं तमिलनाडु को उसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति सदा सर्वदा से अलग ही टेंजेंट पे रही है। अब उस टेंजेंट में ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला ये है कि अम्मा की डेथ के बाद एक वैक्यूम हो गया है। उस वैक्यूम को इनको लगता है कि हम फिल कर सकते हैं, इसलिए अन्नामलाई को इन्होंने लगा करके आगे किया। अगर आपको याद हो तो 96 के इलेक्शन के बाद में रंगराजन कुमार मंगलम ने बीजेपी ज्वाइन की थी और तमिलनाडु में बीजेपी का ग्राफ ज़बरदस्त बढ़ना शुरू हुआ था, और उसी के चक्कर में डीएमके इवेंचुअली 99 में बीजेपी के साथ आई थी। ठीक है, जयललिता के मोदी के संबंध बड़े अच्छे थे, वो साथ में रहकर साथ के बाहर, मतलब जो इस तरह से कहें तो उस जो गुडविल थी, क्योंकि अगर आपको 2012 का गुजरात चुनाव के बाद में नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण याद हो, तो नरेंद्र मोदी गुजरात के राज्यपाल और बगल में जयललिता, वहाँ पे स्टेडियम में हम लोग कवरेज करने गए थे, देख रहे थे, और वो अपनी बाय द वे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपनी कुर्सी साथ में लेके आई थी हवाई जहाज में, बड़ी सी कुर्सी थी, राज्यपाल से भी ऊंची कुर्सी उनकी थी। तो वो उस गुडविल को, जो जयललिता और नरेंद्र मोदी की गुडविल थी, उनकी डेथ के बाद उस गुडविल को मुझे लगता है बीजेपी वहाँ पे एनकरेज करने की कोशिश कर रही है। स्टालिन साहब ने करुणानिधि की पूरी जागीर प्रॉपरली ले ली है, उनको ग्रूमिंग भी अच्छी की गई, तो वहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस डीएमके की साइड में नहीं है, लेकिन एआईएडीएमके की साइड में लीडरशिप क्राइसिस है। तो तमिलनाडु का ये चुनाव दरअसल डीएमके वर्सेस ये लोग नहीं है, तमिलनाडु का चुनाव दरअसल एआईएडीएमके वर्सेस बीजेपी का है, भविष्य की एंटी डीएमके लड़ाई के लिए। उसमें जो ऊपर निकलेगा वो अपना दावा ठोकेगा कि हम असली विपक्ष हैं। ठीक है, इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि 3 सीटें किसी तरह से वहां खाता खुल जाए दोबारा। उसमें से 2 सीटें तो बीजेपी की बीजेपी वैसे शून्य भी नहीं है, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर, ये बिना अलायंस के भी उन लोगों ने जीती हैं। ठीक है ना, 2014 में भी आई थी उनके पास में। तीसरी है वो ऐड हो गई ओपीएस, जहां से एज एन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, रामेश्वरम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ताकत पूरी लगाएंगे कि हम एआईएडीएमके का शून्य टैली रहे और हमारी 2 भी आ जाए तो भी हम कहेंगे देखो हम तो जीत के आए, ये लोग शून्य हो गए। तो लड़ाई तमिलनाडु की एडीएमके और बीजेपी की चल रही है आने वाले वर्चस्व की, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। कांग्रेस को मैं उसमें नहीं मानता हूं, बहुत साफ बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे, क्योंकि आज कांग्रेस, अगर जैसे बीजेपी अलायंस के बाहर कुछ नहीं है, कांग्रेस भी अलायंस के बाहर कुछ नहीं है, तो उसको कोने कर दीजिए। अब आइए आप केरल, मैं कठिन राज्य बोल रहा हूं।
केरल में बीजेपी शून्य थी और सीटों के मामले में, और अभी भी मोर और लेस शून्य ही है। वहां पर भी 3 ही सीटें हैं जहां पे बीजेपी लड़ाई में है, और उसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल त्रिवेंद्रम की है। ठीक है, अगर तो एक भी सीट लेके आ गए ये लोग तो वो कहेंगे खाता खुल गया, क्योंकि 20% वोट तक बीजेपी टच कर चुकी है पहले के चुनाव में। ये इतना 20% शून्य नहीं होता, देखिए एक बात समझिए। लेकिन केरल की डेमोग्राफी ऐसी है कि उस डेमोग्राफी में बीजेपी का अपर साइड भी कितना जाएगा, तो वो वहां की लड़ाई में किचपिच होकर के पुनर्मुशको भव हर बार हो जाता है। सर, त्रिवेंद्रम पे थोड़ा डिटेल में अगर आप बताएं तो आपके सर्वे क्या कह रहे हैं उस सीट पे? बहुत कांटे की लड़ाई है, बहुत कांटे की लड़ाई है। और जो अंतर है वो असल में मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये आगे कि वो पीछे, क्योंकि वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर का है। अगर तो, हालांकि थरूर साहब आगे, नहीं मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, मुझे क्या है, डाटा में थरूर साहब आगे दिख रहे हैं, लेकिन जितने बड़े मार्जिन से वो निकालते रहे हैं उतना बड़ा मार्जिन नहीं है। दूसरा, राजीव चंद्रशेखर अपने आप में संपन्न कैंडिडेट हैं। वैसे तो बीजेपी बहुत रिसोर्सफुल पार्टी है, लेकिन राजीव चंद्रशेखर को बीजेपी का रिसोर्स नहीं चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कहने का तात्पर्य है। तीसरा, एक सेंटीमेंट ये भी काम कर रहा है जो कि कन्नूर में काम कर रहा है, मतलब वहाँ के डेटा में, कि वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि केंद्र में केरल का पहला मिनिस्टर ये होगा। तो वो राजीव चंद्रशेखर तो भी ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, तो अगर वो पहले एमपी बन के आते हैं तो कैबिनेट में सीधे दस्तक होती है। एक इमोशन है, लेकिन फ्लिप साइड क्या है, थरूर साहब अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उस तरीके से काम नहीं कर रही है। तीसरी चीज, जो लेफ्ट का शासन है वो भयंकर अलोकप्रिय हो रखा है इस समय। वहां के मुख्यमंत्री बॉटम मोस्ट पॉपुलैरिटी में चल रहे हैं, करप्शन की वजह से तमाम चीजें हैं। तो उस पूरे चक्कर में क्या है, चूंकि उनकी ऐतिहासिक परंपरागत राजनीति लेफ्ट और कांग्रेस की रही है, तो जो भी एंटी लेफ्ट इमोशन आ रहा है उसका लाभ भी तरूर साहब को मिल रहा है, कांग्रेस का पुराना उसके कारण। एक सवाल बंगाल को लेके जी, भी है। पहले केरल कंप्लीट कर लें एक बार। नहीं, मैं साउथ का आपका निपटा देता हूँ, बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो केरल एक तरह से यूपीए या इंडिया का वो ब्लॉक है कि कोई जीते फायदा इंडिया ब्लॉक को है। उसका एंटीडोट जो है वो उड़ीसा है कि कोई जीते वो एनडीए के ब्लॉक का है, चाहे बीजेडी जीते चाहे बीजेपी जीते। तो केरल आप एक कह सकती हैं कि कांग्रेस का सिंगल हैंडेड स्टेट है, नो डाउट अबाउट, जहाँ बीजेपी नहीं है। बाकी रही बात उनकी कर्नाटक की, अभी सत्ता में है, कांग्रेस का अपर हैंड असेंबली में था, लेकिन इन लोग ने जेडीएस को ले आए हैं साथ में, 10% वोट का लीगा शिफ्ट हो गया, तो अरिथमेटिक पूरा इनके साथ में है। 25-26 तो नहीं, लेकिन 20+ अभी भी बीजेपी की जाएगी, ये इतना डेटा में दिख रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस का अपर हैंड है, बीआरएस का मेल्टडाउन, अगेन जैसे तमिलनाडु में इट इज एडीएमके वर्सेस बीजेपी, उस तरह से तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस बीजेपी। अब ये कौन ज़्यादा बड़ा है, ये इसकी लड़ाई है। इस कौन ज़्यादा बड़े की लड़ाई में या तो हो सकता है कि सामंजस्य भी हो जाए। 2009 के चुनाव मुझे याद है कि के चंद्रशेखर राव जो है, चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन एनडीए ज्वाइन किया था उन्होंने, रिजल्ट आने के पहले, और रिजल्ट आने के बाद में फिर वो यूपीए चले गए थे, वो अलग विषय है। लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन उस जगह पे कांग्रेस सत्ता में, तो कांग्रेस अभी 3 राज्यों में सीधे सत्ता में है। रही बात आंध्रा की, आंध्रा में दोनों लोग शून्य हैं, बीजेपी वाले टीडीपी को ले आए हैं, इसलिए वो 25 सीटों पे दावेदारी एज एन अलायंस उनकी बन रही है। अदरवाइज बीजेपी शून्य, कांग्रेस शून्य। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दोनों जगहों पे बीजेपी कांग्रेस दोनों शून्य हैं। ठीक है, बचे हुए 3 में कांग्रेस तीनों जगह पे है, भाजपा 2 जगह पे है, केरल में नहीं है। तो मैं उत्तर वर्सेस दक्षिण की लड़ाई का आपको इसलिए डिटेल बोल रहा था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शून्य है दक्षिण में, एकदम स्वीपिंग रिमार्क देना गलत होगा। हाँ, बीजेपी के लिए लंबी गेन का स्कोप अगले 10 से 15 साल की राजनीति का है, और जितना मुझे लगता है कि वो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से अगले बारी ये सब चुनाव जीत गए 2029 में, क्या